गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि मैंने बोला था, अब तक अपने इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर लेक्चर्स हो चुके हैं। नॉमेनक्लेचर का पार्ट पूरा खत्म हो चुका है एंड एज आई हैड प्रॉमिस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच यू एवरीबडी विल लव इट। एंड सबसे पहले ही बोल देता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। जब नॉर्मली ऐसा होता है, जब सामने वाला बोलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जनरली डर जाते स्टूडेंट, अरे इंपॉर्टेंट आहे म्हणजे फारच अवघड असेल, असं काय असेल। ऐसा नहीं है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है। सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है कि आप इसका एक भी लेक्चर मिस ना करो, नॉट इवन अ सिंगल मिनट। एंड जैसे जैसे मैं बोलता हूँ उस तरीके से आप सभी लोगों को इसको बराबर से फॉलो करना है। वीडियो देखते जाना है, नोट्स बनाते जाने हैं, वीडियो देखते जाना है, नोट्स बनाते जाने हैं। एंड बाद में मैं भी आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी तो भेजूंगा ही भेजूंगा इसका डेफिनेटली, एंड देन यू विल हैव टू वर्क ऑन इट, राइट गाइज। सो हियर वी स्टार्ट, है ना, हियर वी स्टार्ट। हेडिंग लिखना सब लोग रेजोनेंस, ठीक है, हेडिंग लिखना सब लोग रेजोनेंस। अब देखते हैं यहाँ पे ये रेजोनेंस होता क्या है। ओके, अब ये रेजोनेंस जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वजह से होने वाला एक इफेक्ट है, ठीक। अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या, अब रेजोनेंस होता क्या ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे पहले, क्योंकि जब उन एग्जांपल्स को देखेंगे तो बाद में फिर मैं बताऊंगा आपको इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स कि रेजोनेंस क्या होता है, तब आपको कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। एक एक करके बहुत बारीकी से ध्यान देना चीज़ों पे। समझो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, बेंजीन, ठीक है। अब मुझे बताएं सब लोग, ये बेंजीन है, ठीक है। एवरीबॉडी विल से सर ये बेंजीन है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक दूसरा स्ट्रक्चर लिखता हूं एंड अब मैं पूछता हूं ये क्या है। इसके लिए भी सब लोग बोलेंगे सर ये भी बेंजीन है। ऐसा कैसा हो गया यार, या तो ये बेंजीन होना चाहिए या तो ये बेंजीन होना चाहिए, दोनों के दोनों कैसे बेंजीन हो गए। क्योंकि अगर आप सही तरीके से ध्यान दो, मान लो मैं किसी एक जगह पे यहाँ पे नंबरिंग दे के रखता हूँ जस्ट समझने के लिए, ये 1 एंड ये 2 ऐसा बोलते हैं, ठीक है, एंड इसको नंबरिंग देते हैं 3। तो अब अगर आप ध्यान दो तो इस स्ट्रक्चर में, जिसको कि हम स्ट्रक्चर 1 बोलते हैं, है ना, जिसको कि हम स्ट्रक्चर 1 बोलते हैं, एंड इसको मान लो हम स्ट्रक्चर 2 बोलते हैं, ठीक है। सो स्ट्रक्चर 1 में अगर आप देखोगे तो जो C1 C2, अब ये कार्बन कार्बन में बॉन्ड है ना, तो इसको हम बोलेंगे C1 C2 बॉन्ड। तो यहाँ पे C1 C2 बॉन्ड जो है डबल है, जबकि यही C1 C2 बॉन्ड अगर इस स्ट्रक्चर में देखा जाए तो सिंगल है। ऐसा कैसा हो गया। एंड यहाँ पे जो C2 C3 बॉन्ड था वो सिंगल था, जबकि स्ट्रक्चर 2 में वो तो डबल बन गया। यानी अब समझना क्या है, समझना क्या हम लोगों को कि भाई C1 C2 डबल बॉन्ड है एक्चुअली में कि सिंगल बॉन्ड है। ना वो डबल है ना वो सिंगल है। जब इस एक अकेले स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ऐसा लगता है C1 C2 बॉन्ड जो है डबल है, वेर है जब इस अकेले स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ऐसा लगता है C1 C2 बॉन्ड जो है सिंगल है। बट आपको एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बता दूं गाइस, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि यहाँ पे ये जो C1 C2 बॉन्ड है ना पूरी तरह से डबल है ना पूरी तरह से सिंगल है। उसी तरीके से ये C2 C3 बॉन्ड जो है, C2 C3 बॉन्ड ना पूरी तरीके से सिंगल है ना पूरी तरीके से डबल है। तो एग्जैक्टली है क्या फिर, वो जो बॉन्ड है वो आपका डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के बीच में है। वो कैसा है आपका, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के बीच में है। अब जब डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के बीच में है तो कैसा, अब उसको कैसा रिप्रेजेंट करने के हम बाद में देखेंगे आगे। पहले सिर्फ ये बता दूं। तो अब मुझे बताओ क्या ये अकेला स्ट्रक्चर देख के या फिर ये अकेला स्ट्रक्चर देख के ऐसा कहीं पे भी आपको महसूस हुआ कि भैया ये जो बॉन्ड है ना पूरी तरह से डबल है ना पूरी तरह से सिंगल है। किसी भी एक अकेले को देख के बताओ, क्या ये ऐसा लग सकता है। डू वी गेट
even a smallest idea whether this C1C2 और C2C3 bond is neither fully single nor fully double bond, ऐसा कहीं पे भी आइडिया नहीं आता। वो आइडिया तभी आपके दिमाग में आना चालू हो गया जब मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटली दिस बॉन्ड इज नाइदर अ प्योर सिंगल बॉन्ड नॉर अ प्योर डबल बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज समवेयर इन बिटवीन C सिंगल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C, है ना। तो ये सिर्फ इनके लिए नहीं, सभी के लिए। फिर आपका C3C4 हो, चाहे C4C5 हो, चाहे C5C6 हो, तो बेंजीन में अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड डबल बॉन्ड था वो इधर जाके सिंगल बॉन्ड बना, एंड जो बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वो बॉन्ड इधर जाके क्या बना, डबल बॉन्ड बना, है ना। क्या बना, वो आपका डबल बॉन्ड बना। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये बोलता है कि बेंजीन के जो सभी बॉन्ड्स हैं ना पूरी तरह से प्योरली डबल है ना पूरी तरह से प्योरली सिंगल है, वो डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के बीच में है। अब वो जो डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के बीच में है तो कैसा रिप्रेजेंट करने का, इसी का मतलब है इस C1C2 में थोड़ा सा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, उसका सिग्मा बॉन्ड तो फिक्स है, उसका सिंगल बॉन्ड तो फिक्स है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पे डबल आया तो यहाँ पे एक बार सिंगल आया, यहाँ पे एक बार सिंगल आया तो यहाँ पे एक बार डबल आया, इधर सिंगल आया तो इधर डबल आया, इधर सिंगल आया तो इधर डबल आया। इसका मतलब हर कार्बन कार्बन बॉन्ड में आपके सिग्मा बॉन्ड के अलावा साथ में थोड़ा थोड़ा उसमें कौन सा कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड का। तो वो जो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है वो इंडिकेट कैसा करते हैं, फिर वो एक डॉटेड लाइन से एक बेंजीन रिंग के अंदर ऐसा सर्कल दिखाते हैं। वो सर्कल इंडिकेट करता है, वो सर्कल इंडिकेट करता है कि बेंजीन के सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड में थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी है। उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो हर कार्बन कार्बन में बेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। अब दूसरी बात अगर इसको देखें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ स्टैंडर्ड बॉन्ड लेंथ्स भी बताए थे, है ना। मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड बॉन्ड लेंथ बताए जहां पे मैंने बोला था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की स्टैंडर्ड बॉन्ड लेंथ क्या है, 154 पिकोमीटर है, ठीक है। फिर मैंने बोला था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो स्टैंडर्ड बॉन्ड लेंथ है 134 पिकोमीटर है, एंड C ट्रिपल बॉन्ड स्टैंडर्ड कंडीशन में उसकी बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर, ठीक है। तो अगर हम स्टैंडर्ड रिजल्ट को देखें तो इस स्ट्रक्चर में इस C1C2 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ होनी कितनी चाहिए थी, 134 पिकोमीटर। एंड ये C2C3 की बॉन्ड लेंथ होनी कितनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए उसकी बॉन्ड लेंथ होनी कितनी चाहिए, 154 पिकोमीटर। तो इसी का मतलब है कि बेंजीन में अगर 3 बॉन्ड्स है, कौन से, डबल बॉन्ड वाले, अगर बेंजीन में ऐसे 3 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब बेंजीन में 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड ऐसे होने चाहिए जिनकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए थी, 134 पिकोमीटर, है कि नहीं। अगर बेंजीन में 3 प्योर डबल बॉन्ड है तो 3 C डबल बॉन्ड C ऐसे होने चाहिए जिनकी बॉन्ड लेंथ होनी कितनी चाहिए थी, 134। एंड बेंजीन में 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड ऐसे होने चाहिए थे जिनकी बॉन्ड लेंथ होनी कितनी चाहिए, 154 पिकोमीटर, अगर वो स्टैंडर्ड सिंगल या डबल होते तो। लेकिन वैसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, है ना, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन बेंजीन आर हैविंग अ बॉन्ड लेंथ ऑफ 139 पिकोमीटर। क्या है, 139 पिकोमीटर। मतलब अब जरा 139 पिकोमीटर की तरफ देखो, क्या वो बॉन्ड लेंथ 134 से थोड़ी ज्यादा है, यस ऑफ कोर्स, एंड वो 154 से कम है। वही तो बता रहा था मैं आपको, कि बेंजीन में इसको देख के या इस अकेले स्ट्रक्चर को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे 3 C डबल बॉन्ड C है एंड 3 C सिंगल बॉन्ड C है। उसके हिसाब से बेंजीन में 2 अलग टाइप के बॉन्ड लेंथ होने चाहिए थे,
होने चाहिए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वैसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटली बेंजीन के सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है इक्वल है, आइडेंटिकल है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि उन सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ जो है सेम है। एंड जब किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अगर सेम है, इसका मतलब वो सभी बॉन्ड कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो यहीं पे आपको बहुत ही खूबसूरत सा पहला पॉइंट मिला कि लुकिंग एट स्ट्रक्चर 1 and 2 वी फील लाइक इन बेंजीन there are 3 C double bond C and 3 C double bond C and 3 C single bond C, and hence there are 2 types of bond lengths in benzene. One is 134 picometer and one is 154 picometer. This was expected. However, it is experimentally seen that all the carbon carbon bonds in benzene are identical. कैसे है, आर आइडेंटिकल, एंड ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर हैविंग अ बॉन्ड लेंथ ऑफ 139 पिकोमीटर। ठीक है, तो फिर ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखने के बाद फिर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट सामने रखा गया। सबसे पहली बात बता दूं, बेंजीन जो रेजोनेंस जो है ना, रेजोनेंस ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए, उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को समझाने के लिए, उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए पेपर पे रखा गया एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है रेजोनेंस। क्योंकि इसको देख के अकेले को या इसको अकेले को देख के ये तो कहीं से भी आइडिया नहीं लगता कि यहाँ पे सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम है। वो कब पता चला, जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स निकाला। स्टैंडर्ड कंडीशन से यहाँ पे होना क्या चाहिए था, 3 154 पिकोमीटर वाले बॉन्ड होने चाहिए थे एंड 3 134 पिकोमीटर वाले होने चाहिए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैसा नहीं आया। तो एक्सपेरिमेंटल ऐसा क्यों नहीं आया, एक्सपेरिमेंटली ऐसा क्यों नहीं आया, ये समझने के लिए एक पेपर पे रखा हुआ हाइपोथेटिकल फिनोमेना है रेजोनेंस। ठीक है, तो अब यहां से आपको इस एग्जांपल से क्या पिक करना है, ये पिक करना है कि इन बेंजीन इट लुक्स लाइक देयर आर 3 C single bond C and 3 C double bond C having 2 different types of bond lengths. However, experimental result says that in benzene all the carbon carbon bonds are identical, having a bond length of 139 picometer, and all carbon carbon bonds are having partial double bond character. क्या है सभी में, all are having partial double bond character. ठीक है, सभी में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। ठीक, अब यहां पे अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है या फिर ये जो स्ट्रक्चर, अब मैं आपको रेजोनेंस की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। क्या ये एक अकेला स्ट्रक्चर इस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि इससे तो हमको ये समझ में आ रहा है, लेकिन इससे हमको ये समझ में आया क्या कि बेंजीन में सभी 139 है? नहीं। दूसरा पॉइंट, क्या ये एक अकेला स्ट्रक्चर इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है? क्या नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना, जिसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि भैया यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड है ना पूरी तरह से डबल बॉन्ड है, वो दोनों के बीच में कहीं तो है, वो दोनों के बीच में कहीं तो है। तो इस वजह से लुकिंग एट दिस, अब रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है, लुकिंग एट दिस, अब जरा ध्यान से देखना रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है, ध्यान से सुना, इट इज अ फिनोमेना वेयर अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, है ना। अ कंपाउंड, आई मीन इट इज अ फिनोमेना वेयर अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। देखो ये एक एंड दो स्ट्रक्चर्स में हम दिखा रहे इसको,
exist in more than one electronic structure where no single structure, है ना, where no single structure can explain all the properties of that particular compound. क्या ये structure ये properties को explain कर पा रहा है? नहीं. क्या ये structure इन properties को explain कर पा रहा है? नहीं. So इसके लिए तो बोला no single structure can explain all the properties of that compound. Although it is capable of explaining, but it do not explain all the properties of that compound. Such phenomena is called as resonance. तो बहुत simple, I repeat, resonance, it is a phenomena where an organic compound exists in more than one electronic structure. An organic compound exists in more than one electronic structure where no single structure can explain all the properties of that particular compound. This phenomena is called as resonance, है ना. This phenomena is called as resonance. So यहाँ पे हमने बेंजीन के बारे में बहुत ही खूबसूरत सी बात देखी कि लगता है कि 3C डबल बॉन्ड C है एंड 3C सिंगल बॉन्ड C है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली सभी के सभी बॉन्ड जो है C सिंगल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C के बीच में है. एंड नाउ व्हेन आई से बीच में, एग्जैक्ट उसका एवरेज नहीं लेने का जैसा मैथ्स में लेते हो. इसका मतलब है कि 134 एंड 154 के बीच में कहीं तो है उनकी बॉन्ड लेंथ. ठीक है. सो हेंस ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर हैविंग partial double bond character, and in benzene all carbon carbon bonds are not different, they are identical, having a bond length of 139 picometer. अगर दो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ अगर सेम है, इसका मतलब वो बॉन्ड्स कैसे है, आइडेंटिकल है. एक पॉइंट ये रहा. ठीक है. अब ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसको कैसे डिफाइन करने का क्या है वो आगे देखेंगे. पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर से. अब मैंने आपको एक दूसरा पॉइंट सिखाया था, वो सिखाया था मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर. याद आ रहा है क्या बोला था? बॉन्ड ऑर्डर यानी बोला था द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, उसको बोला था हमने बॉन्ड ऑर्डर. अब जब ऐसे रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर आते हैं तो उनमें बॉन्ड ऑर्डर कैसा निकाला जाए? तो उनमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए करना क्या है? अब ये कितने स्ट्रक्चर हैं? ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, तो टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए आपके? 2. टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए? 2, क्योंकि ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन. अब हम मान लो C1 C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते. हम क्या कर रहे हैं? C1 C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं. तो यहां पे C1 C2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 बॉन्ड्स है, यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 है. तो इस स्ट्रक्चर में C1 C2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2, लेकिन उसी बेंजीन का दूसरे स्ट्रक्चर में C1 C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1. ठीक है. लेकिन मैंने क्या बोला था, ये बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली में, क्या यहां पे ये बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में 2 है? क्या यहां पे ये एक्चुअल में 1 है? ये तो 1 और 2 के बीच में है ना यार, तभी तो हमने यहां पे एक डॉटेड सर्कल बनाया है ना, एक डॉटेड सर्कल बनाया. तो बेटा यहां पे रेजोनेंस में किसी भी बॉन्ड का जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो हमको क्या करना है? कोई भी जिस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है उस बॉन्ड का हर स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर निकालो. तो इस स्ट्रक्चर में इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है एंड यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, एंड बॉन्ड ऑर्डर लिख के डिवाइडेड बाय कितने स्ट्रक्चर है वो लिखो. तो कितने स्ट्रक्चर है? 2. सो क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर आपका? 1.5. बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1.5. तो अगर इस अकेले की बात करते तो C1 C2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या था? 2. इस अकेले की बात करते तो बॉन्ड ऑर्डर क्या था? 1. लेकिन एक्चुअल में क्या बॉन्ड ऑर्डर पूरी तरह से 1 या 2 है क्या? नहीं. द बॉन्ड ऑर्डर इज अगेन इन बिटवीन. द बॉन्ड ऑर्डर इज अगेन इन बिटवीन C1, आई मीन इट इज इन बिटवीन C सिंगल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C. सो अगर किसी ने आपको पूछा बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, तो आपको बोलना चाहिए वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में है. अगर एक्चुअल पूछते हैं तो वो बॉन्ड ऑर्डर कितनी है बेंजीन में? 1.5 है. कितनी है? 1.5 है. ठीक है. तो अब अगर यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 तो C2 C3 की कितनी बनेगी जरा देखो. C2 C3 में यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 बॉन्ड है, इसके लिए 1 बॉन्ड ऑर्डर. यहां पे कितना है? 2. सो 2 + 1 3, 3/2 अगेन 1.5. उससे भी सिंपल तरीका बोलता हूं, C2 C3 में या C1 C3 में कॉमन क्या है?
एक सिंगल बॉन्ड है ना, ये जो है एक सिंगल बॉन्ड जो है दोनों जगह पे कॉमन है। जो चेंज हो रहा है वो क्या है, जो चेंज हो रहा है वो एक ऐसा पाई बॉन्ड है। तो मेरी उंगली पे क्या है, मेरी उंगली पे जो है वो एक पाई बॉन्ड है, मेरी उंगली पे जो है पाई बॉन्ड। अब एक पाई बॉन्ड बेटा इसको और इसको देना है, तो दो में आधा आधा बांटो, कितना हो गया 1.5 हुआ कि नहीं हुआ, 1.5 हुआ ना। तो इसी के लिए तो बोला है बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा 1.5। एंड सभी का बॉन्ड ऑर्डर, सभी का बॉन्ड लेंथ जब सेम होता है, इन दैट केस ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। तो आपको और एक पॉइंट मिला। सो फाइनल समराइज कर रहा हूं, बेंजीन में क्या क्या पॉइंट्स मिले। इन बेंजीन ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, they are having a bond length in between of carbon single bond carbon and carbon double bond carbon. The experimental bond order is 139 picometer. Similarly in benzene all carbon carbon bonds are having a bond order of 1.5, hence all carbon carbon bonds are identical. तो इसी की वजह से बोला ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमको किसी एक स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आता या बोल ही नहीं सकते। इसी के लिए ये एक रेजोनेंस नाम का थेरोटिकल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट सामने रखना पड़ा, जिसमें हम क्या बोलते हैं, देयर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड एंड दैट कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है कि नहीं। तो ऐसे फिनोमिना को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस बोला जाता है। क्लियर है। अब आते हैं इसके तरफ एंड इनको क्या बोला जाता है। सो ये जो स्ट्रक्चर बना है रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बना है जरा ध्यान से देखो। अब किया क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड में इस स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड यहां से निकल के इधर आया, ये बना, ठीक है। उसी तरीके से ये डबल बॉन्ड यहां से निकल के इधर आया, ये बना, एंड यहां पे ये डबल बॉन्ड इधर से निकल के ये बना। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कैसे बना है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखो किस बॉन्ड के मूवमेंट करने पे बना। मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड मूव कर रहा हूं मैं। जब मैं डबल बॉन्ड मूव कर रहा हूं यानी मैं कौन सा बॉन्ड मूव कर रहा हूं, मैं पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड मूव कर रहा हूं मैं, पाई बॉन्ड। अब अगर पाई बॉन्ड मूव कर रहा हूं यानी कौन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हूं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हूं, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हूं। क्या मैंने कहीं पे भी कोई कार्बन एटम मूव करने की बात की क्या, कार्बन एटम को मूव करने की बात की क्या, नहीं बात करी मैंने, ठीक है ना। अच्छा, ये इनके बीच में है क्योंकि ये और ये स्ट्रक्चर क्या दिखाता है, फुल बॉन्ड दिखाता है, जबकि ये क्या कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा रहा है। अब ये जो डॉटेड सर्कल है इसी को हम जनरल तौर पे, अब बार बार डॉटेड लिखना नहीं होता इसके लिए हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, ऐसा बेंजीन में सर्कल लिख देते हैं। आपको याद आ रहा होगा नॉमेनक्लेचर में लिखा था हमने। तो अब आते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की डेफिनेशन के तरफ। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, इनके बीच में है ना कहीं पे, तो है कि नहीं, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के बीच में है ना वो। तो सो रेजोनेंस हाइब्रिड की डेफिनेशन पहले रेजोनेंस की बताई थी, अब हम लिखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड की डेफिनेशन। लिख लो आप लोग मेरे साथ में, बोलता हूं मैं रेजोनेंस हाइब्रिड की डेफिनेशन। सो क्या लिखा जाएगा, वो एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है कि नहीं। सो लिखो इट इज एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, है ना, इट इज एन इंटरमीडिएटरी, ऐसा करो, इट इज एन इंटरमीडिएटरी स्ट्रक्चर। कैसा मिला रे बाबा, ऑब्टेन्ड बाय, लिखो इट इज एन इंटरमीडिएटरी स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड बाय मूवमेंट ऑफ, किसका मूवमेंट किया, इधर देखो किसका मूवमेंट किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इट इज एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड बाय मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एटम्स। क्या मैंने कहीं पे भी बात करी कि मैं कार्बन एटम को मूव कर रहा हूं, नहीं। So it is an intermediate structure obtained by movement of pi electrons without changing the position of atoms, या फिर न्यूक्लियाई बोलो, है ना, क्योंकि एटम है तो न्यूक्लियस है क्या। सो विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब अगर ये रेजोनेंस हाइब्रिड है तो इनको क्या बोलने का, इनको बोलने का इट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। लिखा से मैंने फुल स्टॉप। अब उसके आगे लिखो सो ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, सो ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी रेजोनेंस हाइब्रिड को छोड़ के ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज, लिखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स
ठीक, और कैनोनिकल फॉर्म्स, क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है, और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म्स और रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर्स जो है उनको बोला जाता है, ठीक है, किनको, द स्ट्रक्चर्स अदर देन रेजोनेंस हाइब्रिड। सो अगर किसी ने पूछा आपको रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बना, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है जस्ट बाय द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई, ठीक। सो ये एग्जांपल लिया था मैंने किसका, बेंजीन का, टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। अगर किसी ने पूछा क्या रेजोनेंस एक रियल फेनोमेना है कि हाइपोथेटिकल, यू मस्ट से इट इज अ हाइपोथेटिकल फेनोमेना विच इज यूज्ड to prove or explain the experimental results, है ना, which is used to prove the experimental results। तो अगर किसी ने बोला यहाँ से आगे क्या बेंजीन में कितने टाइप के बॉन्ड्स है, तो आप क्या बोलोगे, बेंजीन में सिर्फ एक ही टाइप के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है, क्योंकि ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, दे आर हैविंग अ बॉन्ड लेंथ ऑफ 139 पिकोमीटर विच इज इन बिटवीन ऑफ, किसके बीच में है, विच इज इन बिटवीन ऑफ carbon single bond carbon and carbon double bond carbon। Similarly all carbon carbon bonds are having same bond order जो कि कितनी है 1.5, ठीक है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ये कंफर्म करने के लिए, और एक एग्जांपल लेते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि बेटा वहाँ पे भी रेजोनेंस होता है कि नहीं होता है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। अब देखो ये सबको पता है RCOOH, एवरीबॉडी नोज दिस, ठीक है। RCOH यानी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब H+ निकालते हैं, है ना, H+ निकालते हैं तो ये ऐसा लिखा जाता है। अब H+ गया मतलब ऑक्सीजन पे क्या आ गया आपका, माइनस चार्ज, तो इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलेट, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलेट आयन, है ना, दिस इज योर कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, अब ये कार्बोक्सिलेट आयन में मुझे बताओ इस अकेले स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या लगता है कितने टाइप के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, एक टाइप के कि दो टाइप के। अब इसको देख के मुझे ऐसा लगता है पहली बार में कि यहाँ पे दो टाइप के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, एक C सिंगल बॉन्ड O है एंड दूसरा C डबल बॉन्ड O है। मतलब कार्बोक्सिलेट आयन में वी कैन सी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, वन इज कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन व्हाइल अदर इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऐसे दो टाइप के बॉन्ड्स नजर आते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि कार्बोक्सिलेट आयन के दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है एग्जैक्टली सेम है, दे आर नॉट डिफरेंट, तो फिर आप सोचोगे सर ऐसा कैसा हो रहा है कि आप बोल रहे हैं सर यहाँ पे दिखने को तो दो अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन यू आर सेइंग बोथ आर सेम। अब देखो आपको पता चलेगा कि हाउ दे आर सेम, है ना, हाउ दे आर सेम। अब ने ये लिखा, मैंने बोला ये कार्बोक्सिलेट आयन है, अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर लिखता हूँ एंड इफ आई आस्क यू नाउ इज दिस कार्बोक्सिलेट आयन, तो आप फटाक से बोलो यस सर ये भी कार्बोक्सिलेट आयन है। तो देखो ना, फिर वही तो हो गया, यहाँ पे जो C सिंगल बॉन्ड O था अब यहाँ पे डबल बन गया एंड जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था अब वो यहाँ पे सिंगल बन गया। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये दोनों बॉन्ड सेम है, क्या ये इस अकेले स्ट्रक्चर से बताया जा सकता था? नहीं। क्या इस अकेले स्ट्रक्चर से ये बताया जा सकता था? नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूं, है ना, अगर मैं यहाँ पे अब कुछ ऐसा लिखूं RCOO, यहाँ पे एक डॉटेड बॉन्ड, यहाँ पे एक डॉटेड बॉन्ड एंड यहाँ पे आधा निगेटिव चार्ज, ठीक है ना, यहाँ पे जो है आपका आधा निगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे भी आधा निगेटिव चार्ज। अब देखो, अब इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद हो सकता है हमारा लाइट लग जाए, हम सोचे यस ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसमें सिंगल बॉन्ड तो पक्का है लेकिन एडिशनली एक थोड़ा सा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है जो पूरा नहीं है। उसी तरह से इसमें भी
थोड़ा सा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पूरा डबल बॉन्ड उसमें नहीं है। इसको देखने के बाद फिर हम सोचना चालू करते, लेकिन क्या इस स्ट्रक्चर से या इस स्ट्रक्चर से ये पता पड़ पाता है हमको कि भैया यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के नहीं, एक ही टाइप के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो ये भी प्रूव करने के लिए भी रेजोनेंस का जो फिनोमेना उसी का हेल्प हमको लेना पड़ता है। अगर इस स्ट्रक्चर को अकेले को देखते हैं तो शुरुआत में लगता है कि यहाँ पे 141 पिकोमीटर, 141 या 140 पिकोमीटर कुछ है ना, ये बॉन्ड लेंथ है। एंड इसको देख के लगता है C डबल बॉन्ड O, है ना, इसको देख के लगता है यहाँ पे 122 पिकोमीटर। यानी किसी एक अकेले कार्बोक्सिलेट आयन को जब देखते हैं, वी फील लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ C बॉन्ड O। एक है जिसका बॉन्ड लेंथ 122 है एंड एक है जिसका 140 या 141 पिकोमीटर है, ऐसा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर मैं आपको बता दूं, एक्सपेरिमेंटली इन कार्बोक्सिलेट आयन बोथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, है ना, बोथ CO बॉन्ड्स आर सेम, है ना, एंड उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 128 पिकोमीटर। कितनी है? 128 पिकोमीटर है उन दोनों की बॉन्ड लेंथ। अब फिर आप सोचना चालू कर देते हो कि ऐसा क्या हो रहा होगा जिसके चलते दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है बेटा सेम है। तो फिर वहीं पे आता है पूरा खेल आपके रेजोनेंस का। तो फिर क्या हो सकता है? अब ये जो निगेटिव चार्ज है, अब ये निगेटिव चार्ज, अब देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सीखा था। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके चलते ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा। तो जैसे पाई बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन वो इसको दे देगा ऐसे, लेकिन वो इसको दे देगा ऐसे। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो आगे जाके क्या बना, सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था वो आगे जाके क्या बना बेटा, डबल बॉन्ड। तो फिर यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, उस पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा का पाई बॉन्ड था ये आधा इसमें चला गया, आधा इसमें चला गया। दैट इज वाई बोथ द CO बॉन्ड्स इन रेजोनेंस आर सेम, है ना, सॉरी इन कार्बोक्सिलेट आयन आर सेम। एंड अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात करें तो कितना है वो 128 पिकोमीटर। तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, इन कार्बोक्सिलेट आयन आल्सो देर आर no different types of CO bond, there are same single type of C bond O। एंड दोनों की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी कौन बताएगा? अब बॉन्ड लेंथ तो मैंने बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, किसी एक बॉन्ड को पकड़ो एंड उसी बॉन्ड का जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें बॉन्ड ऑर्डर काउंट करो। यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, एंड इसी का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना है, 1, सो 3, एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए अब, 2, सो 3/2 क्या आ गया, 1.5। यानी कार्बोक्सिलेट में बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, 1.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.5। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल जो है ये कंफर्म करता है या एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। एंड रेजोनेंस में किसी एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से हम उस कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपाउंड एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है या एग्जिस्ट करता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, है ना, एक और, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल था, पहला बेंजीन का था, सेकेंड कार्बोक्सिलेट का, थर्ड लेते हैं कार्बोनेट का। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं कार्बोनेट आयन। अब कार्बोनेट आयन आपने बचपन में पढ़ा है, CO3 है ना, CO3 सॉरी, ये देखो यहाँ पे आपका CO3 इस तरह से। अब ये जो कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने वाला। अब जरा ध्यान से देखिएगा सब लोग, ठीक। सो ये यहाँ पे मैंने ऐसा बनाया, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये रहा आपका C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड O, 2 माइनस है यानी एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है। अब मुझे पहली बार बताओ कि इस स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या क्या लगता है यहाँ के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बारे में। तो इस स्ट्रक्चर को देखिए, हम सबको इंक्लूडिंग मी, सबसे पहली बार देखने पे ये लगता है कि यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O है, यानी उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 122 पिकोमीटर, एंड 2
दो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसे हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है 141 पिकोमीटर, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, मैं सबसे पहली बार अगर देखते तो हम बोलते कार्बोनेट आयन हैज टू टाइप्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स वेयर वन इज C डबल बॉन्ड O while अदर टू आर C सिंगल बॉन्ड O, ऐसा हम बोलेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये बोलते हैं कि कार्बोनेट आयन में ऑल द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर सेम, ऑल द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर सेम। अब कैसे, तो जरा यहां पे देखना। अब होता क्या है यहाँ पे, ये जो C डबल बॉन्ड है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड अगर इस ऑक्सीजन ने अपने तरफ खींचा तो इस कार्बन की तरफ यहाँ का निगेटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे आ सकते हैं। अब अगर ये ऐसे आए तो इसी स्ट्रक्चर को हम बेटा आगे चल के ऐसा लिख सकते हैं, ये O-। अब यहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड, एंड ये रहा यहाँ पे आपका O एज इट इज़। अब इसके आगे और क्या हो सकता है, इसके आगे और ये भी हो सकता है कि जैसे इस ऑक्सीजन ने अपना निगेटिव चार्ज दिया था, डबल बॉन्ड बना, अब आगे ये भी हो सकता है कि ये अगर इधर गया तो ये निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब ऐसा करने पे है ना, अब ऐसा करने पे ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐसा बना, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसा बना। अब अगर आप ठीक से देखो तो तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में फिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड। फिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इधर C सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल में एक सिंगल बॉन्ड तो ही है, इसमें वैसा, इसमें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों में एक ही डबल बॉन्ड है जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये डबल बॉन्ड पहले इसमें था, बाद में इसमें आया, बाद में इसमें आया। इसी का मतलब है कि तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के अलावा थोड़ा थोड़ा वहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो वो लिखना कैसे होगा, तो सिंगल बॉन्ड तो जो फिक्स है वो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा ये मैंने क्या कर दिया, पार्शियल डबल बॉन्ड भी लिख दिया, है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड भी लिख दिया। अब ओरिजिनली कितने निगेटिव चार्ज थे, 2, लेकिन वही 2 निगेटिव चार्ज कितने एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 3। तो लिखना कैसे पड़ेगा फिर, 2/3, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, 2/3। जैसे हम चाय मंगाते ना, कटिंग मंगाते हैं 2/3, तो उसी तरीके से करना है यहाँ पे भी। यहाँ पे जो 2 निगेटिव चार्ज है फाइनली कितने ऑक्सीजन एटम पे डीलोकलाइज हो रहे हैं, 3 एटम पे। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा 2/3, यहाँ पे भी लिखा 2/3, एंड यहाँ पे भी लिखा 2/3। ये क्या है, ये निगेटिव। ये मैथमेटिकल साइन नहीं लेने का, ये हम ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो 2 निगेटिव चार्ज है वो 3 ऑक्सीजन एटम पे क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो मुझे बताओ, ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, क्या ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इस स्ट्रक्चर से या फिर इस स्ट्रक्चर से या फिर इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर पा रहे थे क्या, नहीं कर पा रहे थे। तो वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक्सप्लेन करने के लिए हमको किस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, हमको हेल्प पड़ी, रेजोनेंस की हेल्प पड़ी। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। सो ये बेटा यहाँ पे ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बना कैसे, रेजोनेंस हाइब्रिड इज फाउंड बाय, ध्यान से देखो मैंने क्या कहीं पे कोई ऑक्सीजन एटम मूव किया क्या, नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, मैंने यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन को मूव किया, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन को मूव किया, यहाँ पे भी हम पाई इलेक्ट्रॉन को ही मूव करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि रेजोनेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, एंड वेयर no single structure can explain all the properties of that particular compound. Such concept is called as resonance. And resonance में एक आपका होता है resonance hybrid, है ना। And resonance hybrid बना कैसे, it is formed by moving, है ना, it is formed by moving or delocalizing the pi electrons without changing the position of एटम्स। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। बाकियों को क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस फॉर्म्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बोलते हैं। एंड हमेशा एक चीज याद रखना जो आगे मैं लिख के भी दूंगा, ऑलवेज रेजोनेंस हाइब्रिड इज द क्लोजेस्ट टू योर रियल स्ट्रक्चर, है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड इज क्लोजेस्ट
टू योर रियल स्ट्रक्चर। क्योंकि आपका रियल स्ट्रक्चर कैसा है कार्बोनेट का, आपका कार्बोनेट का रियल स्ट्रक्चर ये बोलता है कि सभी बॉन्ड्स आइडेंटिकल है, सभी बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं एंड उन सभी बॉन्ड्स में, है ना, सभी बॉन्ड्स कैसे बेटा यहाँ पे आइडेंटिकल है। तो इसीलिए आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमेशा रियल स्ट्रक्चर के नज़दीक होता है, चाहे फिर कार्बोक्सिलेट का हो, चाहे कार्बोनेट का हो, चाहे आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो। क्लियर है? सो ये एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आज के लिए यहाँ पे। कल हम इसके आगे वाले पॉइंट और पढ़ें, क्योंकि अब हमको रेजोनेंस में और काफ़ी सारे चीज़ें देखने। पहले तो आज मैंने सिर्फ ये बताया कि रेजोनेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आगे हमको ये समझना है कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे हो सकता है एंड रेजोनेंस होने के लिए किन किन कंडीशंस की ज़रूरत है ना, किन किन कंडीशंस की ज़रूरत है। क्लियर है? अच्छा, उसके पहले अगर फिर मैं आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पे हमने क्या बोला, एक कार्बोनेट में भी फाइनली कंफर्म हो गया। जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो हमने ये कंफर्म किया, हाँ भाई कार्बोनेट में भी दो टाइप के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है, वहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एग्जैक्टली सेम है, सेम टाइप के। अब अगर कोई मुझे यहाँ पे सी सिंगल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताएं, तो आपके सामने यहाँ पे लिखा था कैसे निकालते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है तो मैंने क्या बोला था, कोई एक बॉन्ड फिक्स करो, या फिर बहुत सिंपल सा तरीका, कॉमन क्या है तीनों में, सिंगल बॉन्ड। कॉमन क्या है? सिंगल बॉन्ड। कितने सिंगल बॉन्ड कॉमन है? 3। यहाँ का एक सिंगल, यहाँ का एक सिंगल, यहाँ का एक सिंगल। सो 3 सिंगल बॉन्ड कॉमन है, एक पाई बॉन्ड जो है हम तीनों में बांट रहे हैं। तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? 4। टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? 4। एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 3। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 3। सो फिर आपका क्या हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा? 1.3। बॉन्ड ऑर्डर 1.3। ऐसा देखो मैंने क्या बोला था, किसी एक बॉन्ड को पकड़ो एंड उसमें उसी बॉन्ड का हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर देखो। यहाँ पे इस CO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो टोटल कितना हो? 4। 4/3। इधर देखो 1 2 1, कितना हो? 4। 4/3 कितना आएगा? 1.3। कितना आएगा? 1. सो आपका कार्बोनेट आयन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। उनकी बॉन्ड लेंथ किसके बीच में है? 122 एंड 141 पिकोमीटर के बीच में है। एंड सभी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है? 1.3। बॉन्ड ऑर्डर कितनी है? 1.3। जबकि कार्बोक्सिलेट में दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सेम है एंड उनकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी है? 1.5। अब अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ का कोरिलेशन दिया था। क्या दिया था? कोरिलेशन। तो ज़रा उस कोरिलेशन को देखो नोटबुक में जाके, लास्ट लेक्चर देख के, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का कोरिलेशन। एंड इधर भी CO बॉन्ड है, इधर भी CO बॉन्ड है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर भी पता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी पता है, तो आपको मुझे मैसेज करके बताना है कि कार्बोनेट का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कि कार्बोक्सिलेट का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। कार्बोनेट का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कि कार्बोक्सिलेट का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर आपके सामने है एंड मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ का कोरिलेशन लास्ट टू लास्ट लेक्चर में प्रॉपर तरीके से नोटबुक पे लिख के दिया है। ठीक है, सो ये यहाँ पे रुकते हैं आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी है रेजोनेंस होने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट test. Thank you guys.